हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। मैं हूं अंशु कपूर और यह है 12th क्लास केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था का सेकंड लेक्चर। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, ठोसों का वर्गीकरण। तो ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्रिस्टलाइन सॉलिड, और एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस जिसको बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? जिनमें अवयवी पार्टिकल्स मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अवयवी कण एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित रहते हैं। अवयवी कण की जो ज्यामिति होती है, जो व्यवस्था होती है, वो नियमित होती है। जैसे क्लास में अगर टीचर है और सभी स्टूडेंट्स आज्ञाकारी हैं टीचर्स के, तो क्या बैठेंगे? बेंचों में बिल्कुल यूनिफॉर्मली बैठेंगे, नियमित रूप से बैठेंगे, है ना। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं और उनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। इनकी ज्यामिति निश्चित होती है, निश्चित इनका आकार होता है, लेकिन ये इनके जो अवयवी कण हैं वो नियमित रूप से व्यवस्थित नहीं होते हैं। जैसे टीचर की अब्सेंस में बच्चे क्लास में कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल आप दिमाग में एक विजुअलाइज कर सकते हो। अब बात आती है क्रिस्टलीय ठोस भी। देखिए, अक्रिस्टलीय ठोस को बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड और इनके आगे कोई टाइप्स नहीं है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल होते हैं ग्लास, कांच, रबर, चारकोल, ठीक है। और इसमें आते हैं जैसे क्रिस्टल आ गए, नमक आ गया, NaCl, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब ये भी आगे 1 2 3 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टलीय, इसके कोई टाइप नहीं, इसके 4 टाइप हैं। क्रिस्टलीय ठोस में होता है आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सह संयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। उनमें आणविक ठोस फिर 3 प्रकार के होते हैं। आणविक ठोस होते हैं अध्रुविक आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस, हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। तो अब सबसे पहले क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों में हम डिफरेंस पढ़ते हैं, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस अभी हमने बात की, ऐसे ठोस पदार्थ जिसमें अवयवी कण क्या होते हैं? जिनसे कोई ठोस बना होता है, जैसे परमाणु, आयन और अणु, ये सभी अवयवी कण कहलाते हैं। एक ऐसे ठोस पदार्थ जिसमें अवयवी कण त्रिविम में एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं, वे क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। त्रिविम मतलब 3 डायमेंशन, मतलब ऐसे होगा कि मॉलिक्यूल एक्स डायरेक्शन में भी अरेंज्ड है, वाई में भी अरेंज्ड है और जेड में भी अरेंज्ड है। तो तीनों डायरेक्शंस में अरेंज्ड हैं, इसको बोलते हैं त्रिविम। तो ऐसे ठोस पदार्थ जिसमें अवयवी कण त्रिविम में एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं, वे क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था, ये बात को ध्यान रखना। ऐसे ठोस पदार्थ जिसमें अवयवी कण नियमित रूप से व्यवस्थित ना होकर यादृच्छिक का मतलब होता है रैंडमली, अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। अनियमित भी यहाँ पर लिख सकते हैं आप, अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, वे अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। सेकंड पॉइंट है, इनमें दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। दीर्घ परासी मतलब लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब होता है, तो इसको समझने के लिए हम देख सकते हैं कि प्रार्थना सभा में, जो स्कूल में प्रार्थना होती है सुबह, जो पहले जो विद्यार्थी जिस व्यवस्था में होते हैं, लास्ट वाले विद्यार्थी भी उसी व्यवस्था में होते हैं। कहने का मतलब पूरे प्रार्थना सभा की एक जैसी व्यवस्था होती है, सभी विद्यार्थी नियमित अंतराल से व्यवस्थित रहते हैं, तो उसी को बोलते हैं दीर्घ परासी व्यवस्था। क्रिस्टलीय ठोस में भी इसी प्रकार की व्यवस्था होती है कि जैसे कुछ अवयवी कण जो एक पैटर्न बना रहे हैं, ठीक है, एक नियमित पैटर्न बना रहे हैं, तो वो नियमित पैटर्न संपूर्ण क्रिस्टल में वही पैटर्न रहेगा, उसी पैटर्न की व्यवस्था रहेगी, नियमित अंतराल में उसकी पुनरावृत्ति होती रहेगी। ये बात आपको समझ में आई? दीर्घ परासी व्यवस्था ये होती है। और इसमें क्या होता है? लघु परासी व्यवस्था अक्रिस्टलीय में। इसका मतलब क्या है कि क्रिस्टल में पहले के अवयवी कण एक पैटर्न बना रहे हैं, लेकिन बाद वाले अवयवी कण वो पैटर्न को नहीं रिपीट कर रहे हैं। इसमें क्या था, एक ही पैटर्न को सभी पार्टिकल रिपीट कर रहे थे, लेकिन इसमें एक ही पैटर्न को रिपीट नहीं कर रहे। नेक्स्ट पॉइंट, अगर क्रिस्टलीय ठोसों की बात करें तो इनके गलनांक तीक्ष्ण एवं निश्चित होते हैं। यह एक निश्चित तापमान पर द्रव अवस्था में रूपांतरित हो जाते हैं। इनका मतलब है कि जैसे बर्फ है, तो बर्फ का एक जो गलनांक होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड निश्चित है। ऐसे नहीं है कि बर्फ 0 से 3 डिग्री तक उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसकी रेंज है। गलनांक की कोई परास नहीं होती। मतलब यह है कि
एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, एक निश्चित ताप पर ही वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब पिघलना वो स्टार्ट कर देते हैं। तो एक निश्चित तापमान पर द्रव अवस्था में रूपांतरित होते हैं। तीक्ष्ण एवं निश्चित होते हैं, क्या होते हैं? गलनांक। तो क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक तीक्ष्ण एवं निश्चित होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक तीक्ष्ण एवं निश्चित नहीं होते हैं। जैसे चारकोल है, हम ये नहीं कह सकते चारकोल के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है टेम्परेचर की, मेल्टिंग पॉइंट की। जैसे बर्फ के लिए तो कितनी वैल्यू है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन चारकोल के लिए कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर की वैल्यू नहीं है, और ग्लास के लिए भी कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर की वैल्यू नहीं है कि इसी टेम्परेचर पर ये मेल्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों के शीतलन वक्र में बंजन पाया जाता है, अक्रिस्टलीय ठोसों में सतत शीतलन वक्र पाया जाता है। इसका मतलब ये है शीतलन, ये देखिए इस जो आपको ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ में अच्छी तरह समझिए, ये वाला ग्राफ समझिए पहले। इसमें आपको जो ग्राफ बनाया है वो टेम्परेचर और टाइम के बीच में बनाया है। देखिए जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, समय आगे बढ़ रहा है, उसी हिसाब से तापमान घट रहा है। ये देखो आप, ये देखिए इस समय पर इतना तापमान था, अब समय आगे बढ़ रहा है तो तापमान घट रहा है, लेकिन ये सतत रूप से नहीं घट रहा है। सतत मतलब कंटिन्यूअस, एक बीच में एक ऐसे ब्रेक आ रहा है, ये बीच में ब्रेक आ रहा है। तो ये जो ब्रेक है ये बता रहा है क्रिस्टलाइजेशन, मतलब यहाँ पर और तापमान घटने से यहाँ पर क्रिस्टल बनना पदार्थ शुरू हो गया है, और उसके बाद ये देखिए ब्रेक है। तो क्रिस्टलीय ठोसों की शीतलन वक्र में एक बंजन पाया जाता है, मतलब ब्रेक्स पाए जाते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में सतत शीतलन वक्र पाया जाता है। देखिए शीतलन वक्र कैसा है? कंटिन्यूअस। सतत को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, इसमें हम पढ़ेंगे विषम देशिकता और समदेशिकता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि समदेशिकता का गुण क्या होता है। अक्रिस्टलीय ठोस कई स्थानों में द्रव की तरह व्यवहार करते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों के भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, वैद्युत प्रतिरोधकता, तापीय चालकता, यांत्रिक सामर्थ्य इत्यादि के मान सभी दिशाओं में समान प्राप्त होते हैं। सबसे पहले आप द्रव के बारे में देखिए, द्रव के बारे में और अपवर्तनांक एक प्रॉपर्टी के बारे में आप समझिए। जब हम 10th क्लास में प्रकाशिकी पढ़ रहे थे तो हमें पता था कि जब भी प्रकाश की किरण द्रव में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण की चाल में कमी आती है, प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। तो इसमें कौन काम करता था? अपवर्तनांक। इसी गुण को हम बोलते हैं प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आने पर मुड़ना ही अपवर्तन कहलाता है, और इसके लिए जो जिम्मेदार होता है वो होता है अपवर्तनांक। तो द्रव के लिए अपवर्तनांक का मान कभी बदलता नहीं है, हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है। वैसे ही वैद्युत प्रतिरोधकता, तापीय चालकता, इनके सभी के मान क्या रहते हैं? फिक्स रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। जबकि क्रिस्टलीय ठोसों में जो भी भौतिक गुण होते हैं जैसे अपवर्तनांक, वैद्युत प्रतिरोधकता, तापीय चालकता, यांत्रिक सामर्थ्य इत्यादि के मान भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। तो यदि ये गुण है भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं तो इसे विषम देशिकता कहते हैं। सभी दिशाओं में समान प्राप्त होते हैं तो इसे समदेशिकता कहते हैं। तो इसे एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। ये आपको एक क्रिस्टल दिख रहा है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कोई सॉलिड दिख रहा है। कैसा, कौन सा सॉलिड है? ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और ये दो तरह के परमाणुओं से मिलकर बना है। ये आपको ग्रीन दिख रहा है एक परमाणु, और येलो एक परमाणु दिख रहा है, ठीक है, फिर ग्रीन येलो। तो अगर हम इस दिशा में जाते हैं, सी डी दिशा की ओर जाते हैं, सी से डी की ओर जाते हैं, तो हम देखते हैं सी से डी में पहले ग्रीन आ रहा है, फिर येलो, फिर ग्रीन, येलो, ग्रीन, येलो, ग्रीन, मतलब एकांतर क्रम में परमाणु आ रहे हैं। लेकिन अगर हम जाते हैं ए से बी में तो एक ही परमाणु की पुनरावृत्ति हो रही है, एक ही परमाणु। देखो येलो येलो यहाँ जा रहे हैं तो ये एकांतर रूप से होती है, एक ही परमाणु आ रहा है। तो ये जो गुण है, इस दिशा में जा रहे हैं तो अलग गुण प्राप्त हो रहा है, और इस दिशा में जा रहे हैं तो अलग गुण प्राप्त हो रहा है। इसे बोलते हैं विषम देशिकता, भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न गुण प्राप्त होना। और समदेशिकता होता है सभी दिशाओं में समान गुण प्राप्त होना, ये होता है समदेशिकता। तो यहाँ पर हम देखते हैं उपरोक्त चित्र में दो भिन्न प्रकार के परमाणु प्रदर्शित किए गए हैं जो द्विविमीय व्यवस्था में प्रदर्शित है। क्रिस्टलीय ठोस, अगर हम ए बी दिशा में हम जा रहे थे और सी डी दिशा में जा रहे थे, दोनों दिशाओं में कणों की व्यवस्था क्या थी? भिन्न भिन्न थी। अतः दोनों ही दिशाओं में किसी गुण का मापन किया जाए तो भिन्न भिन्न परिणाम प्राप्त होंगे। तो अलग अलग दिशाओं में हमें अलग अलग गुण प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए विषम देशिकता
और समदेशिकता। तो समदेशिकता किस में पाई जाती है? अक्रिस्टलीय में। ये बात ध्यान रखनी है आपको। अक्रिस्टलीय मतलब एमोर्फस में समदेशिकता पाई जाती है, क्योंकि उनका गुण द्रवों से मिलता जुलता है, जबकि क्रिस्टलीय की जो विशेषता होती है वो क्या होती है? गुण क्या होता है? विषमदेशिकता। क्रिस्टलीयों के पास विषमदेशिकता और अक्रिस्टलीय के पास समदेशिकता। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं 6 पॉइंट पे। इनमें विदलन का गुण पाया जाता है। किनमें? क्रिस्टलीय ठोसों में विदलन का गुण पाया जाता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूं। ये एक क्रिस्टल है। अगर मैं इस क्रिस्टल को कट करता हूं यहां से, तो यहाँ पर क्लीन क्लीवेज मिलेगी। कहने का मतलब ये तेज धार वाले औजार से काटने पर दो टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं तथा नई जनित सतहें सपाट और चिकनी होती है। मतलब अब ये इसके दो पार्ट हो गए। अब एक ये पार्ट हुआ और एक ये पार्ट हुआ, मान लो। तो ये दोनों पार्ट जो हुए हमें बिल्कुल क्लीन क्लीवेज यहाँ पर मिलेगी। वैसे ही इनमें जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें विदलन का गुण अनुपस्थित होता है। अगर इनको हम तेज धार वाले औजार से काटें तो ये अनियमित सतहों वाले दो टुकड़ों में कट जाएगा। जो कटेगा, जो हमें दो पीसेस मिलेंगे, वो अनियमित मिलेंगे। तो 7th पॉइंट है, यह प्रकृति में वास्तविक ठोस कहलाते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस आभासी ठोस अथवा अतिशीतित द्रव कहलाते हैं। आभासी ठोस मतलब होते तो ठोस हैं, लेकिन इनके कई गुण किससे मिलते जुलते हैं? द्रव से। तो ये आभासी ठोस कहलाते हैं या अतिशीतित द्रव कहलाते हैं। जैसे कांच, रबर, प्लास्टिक, चारकोल, इनके अंदर ये सभी कहलाते हैं अतिशीतित द्रव, मतलब सुपर कूल्ड लिक्विड या वर्चुअल सॉलिड भी इनको कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है इनके? NaCl, NO2SO4, ठीक है, मतलब सोडियम सल्फेट, ये हो गया जिंक सल्फाइड, ये सोडियम क्लोराइड। तो ये सभी इनके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कई बार, पुरानी इमारतों की खिड़की व दरवाजे के शीशे के नीचे भाग मोटे क्यों होते हैं? अगर हम देखते हैं कि कोई खिड़की है या कांच की है और बहुत पुरानी है, तो उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है थोड़ा मोटा होता है, ऊपर वाला पार्ट थोड़ा पतला होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही सन रेज उस पर पड़ती हैं तो वो थोड़ा मेल्ट होता है और नीचे वाला पार्ट इकट्ठा होकर मेल्ट मोटा हो जाता है, ठीक है। क्योंकि कांच एक अतिशीतित द्रव है। इसका आपको आंसर लिखना है, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा है अभी सुपर कूल्ड लिक्विड कौन होते हैं? एमोर्फस सॉलिड या आभासी ठोस होता है। अतः परिणाम स्वरूप ये पिघलने लगता है और द्रव अवस्था में आकर यह खिड़की के तले पर व्यवस्थित हो जाता है। अब एक बात सुनो, अगर कोई सुपर कूल्ड लिक्विड है तो ऊपर से मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा और नीचे वाले पार्ट में इकट्ठा होता रहेगा। तो नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा? मोटा, और ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा? पतला। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, मतलब हम बात करेंगे आणविक ठोस, ठीक है, और आयनिक ठोसों के बारे में बात करेंगे और धात्विक ठोसों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद सहसंयोजक ठोस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।